हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वुड रिएक्शन और कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हमने पढ़ा था और इन दोनों रिएक्शन में हमने ये देखा था कि सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सूटेबल मेथड था। पहली चीज तो मीथेन नहीं बन सकता था और दूसरी चीज कि ये जो रिएक्शन थे सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए थे। वुड रिएक्शन में और कुछ पॉइंट्स हमने देखा था कि अगर हमने ड्राई ईथर नहीं लिया तो अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता था और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता था। हम इसके लिए दो रिएक्शन पढ़े थे, एक आयनिक मैकेनिज्म और एक हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो सबसे ज्यादा वैलिड मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी ये देखेंगे एक ऐसा मेथड जहां से अनसिमेट्रिकल एल्केन भी हम बना सकते हैं और सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। तो उस रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे और उस रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस की अगर बात किया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोरे और हाउस नहीं थे। कोरे, पोस्टनर, व्हाइटसाइड एंड हाउस ये मिलके इस रिएक्शन को तैयार किए थे, मैकेनिज्म प्रपोज किए थे। तो चलिए उस रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, उस मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले नाम लिखेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं लिथियम से इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड एंड अनदर अल्काइल हैलाइड आर प्राइम एक्स। फिर से सुनो, वहां पर क्या था? आरएक्स था सोडियम ड्राई ईथर, यहां पर आरएक्स है लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड एंड आर प्राइम एक्स। तो देखो करना क्या है कि ये एक्स और ये एक्स मिलके x2 बाहर निकाल दो और क्या बन जाएगा? आर आर प्राइम। क्या बन जाएगा? आर आर प्राइम। अगर ये आर और आर प्राइम दोनों सेम हुआ तो सिमेट्रिकल एल्केन और आर प्राइम दोनों डिफरेंट हुआ तो अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन। दूसरी चीज, मीथेन तो यहां से भी नहीं बन सकता है क्योंकि कम से कम ये एक कार्बन और कम से कम ये एक कार्बन, तो मीथेन बनाने का ये मेथड नहीं हो सकता है। तीसरी चीज जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आर प्राइम जो है 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री ये नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर प्राइम 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। क्या बन जाएगा? फिर से सुनो, हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया लिथियम के प्रेजेंस में, क्यूप्रस आयोडाइड और आर प्राइम एक्स लिया, तो यहां से आर आर प्राइम बनेगा। फिर से सुनो, अल्काइल हैलाइड लिया, लिथियम लिया, क्यूप्रस आयोडाइड लिया और साथ में आर प्राइम एक्स लिया। ये आर प्राइम एक्स पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि 1 डिग्री 2 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, यही सबसे ज्यादा काम आता है। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो वो तो समझने के लिए होता है, लेकिन ये चीज आपको याद रहेगा कि सर यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि आर एक्स लेंगे, लिथियम, क्यूप्रस आयोडाइड और आर प्राइम एक्स लेंगे, तो क्या बन जाएगा? आर आर प्राइम। याद रहना चाहिए कि जो एरो पे आर प्राइम एक्स है, मतलब जो लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड के बाद जो अल्काइल हैलाइड लिया गया है वो 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, इसके बाद मैकेनिज्म देख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि CH3 है, Cl, लिथियम, क्यूप्रस आयोडाइड एंड CH3, CH2Cl। तो यहां से Cl, यहां से Cl बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH3। ये देखो, ये R और ये R दोनों आके मिल गए। मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो भी देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो कि इसी रिएक्शन की हम बात करते हैं, क्या है? CH3Cl
in the presence of lithium and cuprous iodide and CH3 CH2Cl। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो CH3Cl है ना, वो लिथियम से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन करेगा? लिथियम से। तो आप क्या बोलोगे कि सर लिथियम एक मेटल है। लिथियम क्या है? एक मेटल है, और मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का। ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब ये कार्बन और ये क्लोरीन, किसकी ये ज्यादा है? तो Cl की। इस पे माइनस, इस पे प्लस, मतलब लिथियम जो इलेक्ट्रॉन देगा सर, वो CH3 प्लस को देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। भाई तुम ही बताओ कि प्लस चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा? आप बोलोगे रेडिकल बन जाएगा, CH3 रेडिकल। और प्लस Li ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Li प्लस बना होगा। Li प्लस और Cl माइनस मिलकर LiCl बना लिया। अब यहां पर एक नहीं, 2 Li है मान लो, तो 2 Li है, तो एक Li ने अपना इलेक्ट्रॉन देके Li प्लस बनाया, Li प्लस और Cl माइनस मिलकर LiCl बना लिया। Li ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था CH3 प्लस को, CH3 रेडिकल। एक Li अभी ऐसे ही है और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है। अब सुनिएगा, लिथियम का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो पोलराइजेशन इसमें ज्यादा होगा। पोलराइजेशन इनऑर्गेनिक में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। लिथियम का साइज छोटा होता है, चार्ज बाई साइज जो होता है वो पोलराइजिंग पावर होता है, तो वो ज्यादा होगा इसके लिए, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। मतलब लिथियम मेटल जैसा इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी रखता है। तो ये क्या करेगा? CH3 और Cl आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। CH3 और Li आपस में क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3Li। अल्काइल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल के साथ कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या बन गया? अल्काइल लिथियम। अब जो ये अल्काइल लिथियम है वो क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन करेगा। CH3 लिथियम रिएक्शन करेगा क्यूप्रस आयोडाइड से, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा? R2CuLi। R की जगह पे क्या है? CH3, तो CH3 के जगह पे होल ट्वाइस CuLi प्लस LiI। रिएक्शन बैलेंस करना है तो यहां पर 2 लिख लो। मतलब ये अल्काइल ग्रुप जो है यहां पर 2 बार आ जाएगा CuLi। देखो लिथियम से अटैच है, अगर 2 टाइम्स इसको कर दिया मतलब 2 लिथियम हो गया। एक लिथियम किस चीज के साथ आ गया? आयोडीन के साथ, और उस लिथियम की जगह पे कौन आ गया? Cu। तो 2 अल्काइल ग्रुप, एक लिथियम और एक Cu। इसे बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। R2CuLi को क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। फिर से समझना क्या हुआ है। यहां पर 2 लिथियम लिए हैं, एक लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया CH3 रेडिकल, तो लिथियम पे प्लस चार्ज, प्लस और Cl माइनस मिलकर LiCl। दूसरा लिथियम पे एक इलेक्ट्रॉन है, CH3 के पास रेडिकल है, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया, अल्काइल लिथियम बना। दूसरे स्टेप में क्या है? इसके 2 मॉलिक्यूल Cui से रिएक्शन किए, तो क्या होगा? Cui से रिएक्शन किया तो R2CuLi बना। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में पोलराइजेशन ज्यादा होता है, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो लिथियम को हटा दिया, एक लिथियम को हटा दिया, इसके 2 मॉलिक्यूल थे, Cu वहां पर आ गया, तो 2 मिथाइल, एक लिथियम और एक Cu। एक लिथियम यहां से आयोडीन के साथ आ गया, लिथियम आयोडीन। अब ये जो बना है इसे बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। R2CuLi इज कॉल्ड एज गिलमान रिएजेंट। अब ये गिलमान रिएजेंट जो है इस अल्काइल हैलाइड के साथ, नीचे वाले के साथ रिएक्शन करेगा। CH3 का होल ट्वाइस CuLi, इसने रिएक्शन किया CH3 CH2Cl से। अब बताओ कॉपर मेटल, लिथियम मेटल, मेटल पे कैसा चार्ज होता है? आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। फिर से पुरानी कहानी स्टार्ट हो गई। अनायन की केमिस्ट्री जानते हो क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, पोलर पाई बॉन्ड है नहीं। फिर क्या होगा? हैलोजन है सर,
अनायन हेलोजन को निकालेगा, जाएगा इधर से अटैक किया, हेलोजन यहां से बाहर निकल गया। क्यों भाई? Cl पे माइनस, C पे प्लस था, ये प्लस पे ये माइनस आकर अटैक किया, जैसे पीछे से अटैक किया ये बाहर निकल गया। अब जरा सोचो, यहां पर एक और कार्बन होता, एक और कार्बन होता, ये 3 डिग्री कार्बन होता, तो ये पीछे से अटैक कर पाता क्या? नहीं, इतना क्राउडिंग होता, इतना यहां पर भीड़ हो जाता कि पीछे से अटैक नहीं कर पाता। इसीलिए यहां पर R प्राइम एक्स जो है वो 3 डिग्री नहीं हो सकता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री हो सकता है। तो यहां से Cl माइनस निकला, तो क्या बन जाएगा? CH3 माइनस आके इस पे अटैक किया, तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2 और इस पे CH3 अटैक किया, प्लस में क्या बना? CuLi के साथ क्या बना आ गया? Cl प्लस CuLi Cl आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मेन प्रोडक्ट। मैकेनिज्म सबसे पहले आपने यहां से मैकेनिज्म शुरू हो रहा है बेटा, मैकेनिज्म यहां से शुरू हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हुआ? CH3Cl ने अटैक Li के साथ रिएक्शन किया, 2 लिथियम के एटम के साथ, तो एक LiCl बना और दूसरा CH3Li बना। CH3Li एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अल्काइल लिथियम, इसने क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया। क्यों? क्योंकि कॉपर का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहां से गिलमान रिएजेंट बना, गिलमान रिएजेंट में ये प्लस चार्ज, लिथियम पे प्लस चार्ज, तो सी पे माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज अनायन जाके इस पे अटैक किया, Cl यहां से बाहर निकला, क्या बन गया? एल्केन। तो अगर ये और ये दोनों सेम हुआ, मतलब ये भी CH3 था, ये भी CH3Cl होता, तो सिमेट्रिकल एल्केन। अगर दोनों अलग अलग हुआ तो अनसिमेट्रिकल एल्केन। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड के बाद जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। कैसे? Cl जिससे अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। एक और इधर कार्बन होता तो 2 डिग्री, उस पर भी रिएक्शन होता। एक और कार्बन होता तो 3 डिग्री, उस पर भी रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री पर रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, 2 डिग्री होता और 1 डिग्री, तो किसमें फास्ट रिएक्शन होगा? तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री पे आराम से जाकर अटैक किया, 2 डिग्री होता तो एक बड़ा सा ग्रुप CH3 और आ जाता, तो नहीं आसानी से अटैक हो पाता। मतलब ये 1 डिग्री होगा तो बहुत अच्छी तरह से, देखो 2 एरो बना रहा हूं, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। 2 डिग्री होगा तो थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा, 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। पहले आप इसे नोट कर लो, इसके बाद जो भी इसके बारे में पॉइंट है, एक ही पॉइंट बच रहा है, 2 ही पॉइंट बन रहा है। एक, मीथेन नहीं बन सकता है, और दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि इस मेथड से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन का सिंथेसिस किया जा सकता है। नोट करेंगे। हाँ बच्चों, तो अभी आपने क्या देखा? कोरे-हाउस सिंथेसिस। रिएजेंट की बात किया जाए तो RX, लिथियम, CuI, R प्राइम X। R प्राइम 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन एकदम पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, सुनिएगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड is not formed? फर्स्ट ऑप्शन है उर्ड रिएक्शन, सेकंड है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, थर्ड जो ऑप्शन है कोरे-हाउस सिंथेसिस, और फोर्थ जो रिएक्शन है, जो फोर्थ रिएक्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसमें क्या आंसर होगा एक बार सोचिएगा, कि इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व हम लोग करते हैं।
भाई फर्स्ट रिएक्शन क्या है? वुड रिएक्शन। RX मतलब कार्बन के साथ हैलोजन, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद आ रहा है ना, यही लेते थे ना। हाँ सर, इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते थे, 2 सोडियम, 2 NaCl निकलता था, RR एज एल्केन बनता था, कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड नहीं बनता है? तो इसमें तो बना सर। कौन सी इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन याद आ रहा है क्या? RC डबल बॉन्ड OOH, और साथ में क्या लिए थे? NaOH, और क्या करा दिए थे? इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ सर याद आ गया, इसमें क्या होता था, यहां से CO2 निकल जाता था, ये R रेडिकल बनता था, और 2 R रेडिकल मिलकर आपस में RR बना लेते थे, याद आया ना। तो यहां भी क्या बन रहा है? नया कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। हमें तो वो बताना है कि जिसमें न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। कोरेहाइस सिंथेसिस की अगर बात किया जाए तो RX का रिएक्शन हम लोग लिथियम से कराते थे, फिर क्यूप्रस आयोडाइड से कराते थे, फिर R'X से कराते थे, और R बनता था। ये देखो, कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड। R का मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप। R' का मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप। 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में नया बॉन्ड, कार्बन कार्बन नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। कैसे लाइटिक हाइड्रोजनेशन? जैसे मान लो कि एल्कीन हमने ले लिया, और इस एल्कीन का रिएक्शन हमने करा दिया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, याद आ रहा है? ये भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बताया था कि निकेल के केस में हीट करना पड़ता है, जबकि पैलेडियम प्लेटिनम पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। हम चाहते हैं कि हीट ना करें तो हमें रेनी निकल लेना होगा, और रेनी निकल की अगर बात किया जाए तो निकेल एल्युमिनियम को लेके इथाइल अल्कोहल के साथ 300 डिग्री पे हीट कर दोगे तो जो निकेल मिलेगा, एल्वाइड निकेल और एल्युमिनियम का मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेनी निकेल। यहां पर H2PD नॉर्मली रिएक्शन हो जाएगा, CH2 और एक H यहां आया, एक H यहां है। भाई यहां पर कोई नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है क्या? नहीं सर, जो बॉन्ड था पहले से एक पाई बॉन्ड तो ब्रेक ही हो गया है, जबकि इसमें क्या हुआ है? न्यू कार्बन 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 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये रिएक्शन है जिसमें न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट रिएक्शन एक है, छोटा सा रिएक्शन जिसको मैं पढ़ा रहा हूं यहीं पर, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन। मतलब एल्केन का आइसोमेराइजेशन होता है ना? क्या होगा कि व्हेन एल्केन इज, व्हेन लीनियर चेन एल्केन is heated with AlCl3, then branching takes place। मतलब इसमें क्या होता है कि लीनियर से ब्रांच एल्केन बनता है। जैसे मान लो कि ये एल्केन है ब्यूटेन, और AlCl3 के साथ हीट कर दिया गया, HCl नहीं भी लेंगे तो चलेगा काम, तो यहां से ब्रांचिंग हो जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा। सपोज आपने ये 5 कार्बन का एल्केन ले लिया और ये रिएजेंट ले लिया AlCl3, तो यहां पर इस तरह से ये भी बन जाएगा और साथ में ये भी बन जाएगा। तो ये ब्रांचिंग के लिए होता है आइसोमेराइजेशन, जिसमें AlCl3 HCl के साथ हीट किया जाता है एल्केन को, तो एक एल्केन से उसका आइसोमेरिक एल्केन ब्रांचिंग के साथ बन जाता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। ये भी रिएक्शन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आप देख रहे हो 4 रिएक्शन के क्लू मिल रहे हैं, कंसेप्ट मिल रहे हैं। आप इसे नोट कर लो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। हाँ बच्चों, देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि विच मेथड इज सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल है, मतलब कौन सा सेट ऑफ रिएजेंट सुटेबल है। आपको रिएजेंट देख के पता चल गया होगा कि LiCuI RCl, यहां पर RCl LiCuI RCl दोनों कोरोहाइस सिंथेसिस है। और दूसरा रिएक्शन ये है कि ये एक एल्कीन दिया गया है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। पूछा गया है कि एक इक्विवेलेंट अगर H2PD लेंगे,
मतलब दोनों में से एक ही पाई बॉन्ड पे रिएक्शन कराना हो तो कहाँ रिएक्शन होगा। तो पहले एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद मैं बताता हूं। वीडियो को यहीं पर पॉज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखें और खुद से आप आंसर निकालें, फिर मैं बताता हूं। हाँ बच्चों, तो आपने किया होगा। चलो देखते हैं। कोरेहाउस सिंथेसिस है सर, बहुत कुछ नहीं करना है, यहां से Cl हटाना है, यहां से Cl हटाना है। क्या बन जाएगा, इसके साथ Cl की जगह पे CH3 आके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहां पर भी CH3 है। अब ये Cl हटा और यहां CH3 आके जुड़ गया, ये बन गया आइसोब्यूटेन। यहां के रिएक्शन की बात करें तो यहां से Cl हटा और यहां पर ये CH3 आ गया, या ये बोल सकते हो यहां से Cl हटा और ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप आके जुड़ गया। तो CH3 Cl हट गया, क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH CH3 CH3। सर दोनों से आइसोब्यूटेन बना। पूछा गया कि इसमें से सुटेबल कौन सा है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो है 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। तो सर ये तो 2 डिग्री है, तो रिएक्शन तो होगा। ये 1 डिग्री है तो यहां भी रिएक्शन होगा। मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, वो ज्यादा सुटेबल हुआ। 2 डिग्री होगा तो स्लो रिएक्शन होगा, वो कम सुटेबल हुआ। मतलब ये सेट ऑफ रिएजेंट जो है सुटेबल है। तो सेकंड सेट ऑफ रिएजेंट इज सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटेन फ्रॉम कोरेहाउस सिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन, एक इक्विवेलेंट H2, एक इक्विवेलेंट H2 आया। मैंने क्या बताया था, देखो याद करो, मैंने बताया था ना कि यहां पर जैसे H2 आ गया, अब एल्कीन आएगा, तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा एल्कीन पे उतना फास्ट रिएक्शन होगा। यहां पर क्या देख रहे हो कि ये देखो डबल बॉन्ड से तरफ इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर क्या देख रहे हो, एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल। कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, सर जिसमें कम अल्काइल ग्रुप होंगे। यहां अल्काइल ग्रुप कम होंगे, ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सुनना, ये ऐसे रहेगा सर, यहां पर एक H आ गया, यहां पर एक H आ गया, और ये एज इट इज रहेगा। क्यों एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। दिस डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स H2PD ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग। यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, इसलिए ए डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और क्राउडिंग यहां ज्यादा हो गया तो ये कम रिएक्टिव होगा, इसलिए यहीं पर रिएक्शन होगा। सर 2 इक्विवेलेंट H2 होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी रिएक्शन होता, यहां भी रिएक्शन होता। तो आप इसे नोट कर लें। हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन। क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन में क्या होगा, सर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में भी लिए थे, और उसमें NaOH लेंगे। आप बोलोगे सर NaOH तो कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी लिए थे, लेकिन NaOH के बाद यहां इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, CaO के साथ हीट कर देंगे। द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। इसे क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो यहां से क्या करोगे, सिंपली CO2 निकाल दोगे और क्या बना लोगे, RH। क्या बनेगा, एल्केन RH। सर इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या हुआ था, CO2 निकला था, लेकिन 2 R रेडिकल मिलके आपस में कंबाइन होकर RR बनाए थे। तो याद रखना, अगर आपने सोडा लाइम लिया NaOH CaO तो कार्बन RR बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो RR बॉन्ड बनेगा। कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 R आके मिल जाते हैं, और सोडा लाइम रिएक्शन में CO2 निकाल दो और RH बन जाएगा। सोडा लाइम रिएक्शन ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों डिकार्बोक्सिलेशन है भाई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसको NaOH और CaO के साथ हीट कर दो तो RH बनेगा।
जबकि कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था कि RCOH ले लो, NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता था, तब जाके RR बनता था। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस याद रहेगा कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा रहेगा तो ये तो निकलेगा बाहर, और बाहर निकलेगा तो R रेडिकल बनेगा, 2 R ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, RR एल्केन। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। अच्छा, यहां पर तुम क्या देख रहे हो, एक कार्बन कम हो गया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या हो गया, एक कार्बन कम, क्योंकि यहां CO2 बाहर निकला, CO2 यहां से बाहर निकला, एक कार्बन कम हो गया। मतलब एल्केन हैज वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा पॉइंट, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन। एक कार्बन कम हो गया तो स्टेप डाउन, तो क्या लिखेंगे, स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन। दूसरी पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए, द मिक्सचर ऑफ NaOH and CO, NaOH and CO is called soda lime। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सर ये 2 कार्बन का हुआ, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो CO2 निकल गया, एक कार्बन निकल गया, तो एक कार्बन का एल्केन बनेगा, मतलब मीथेन यहां से बन सकता है। मीथेन कैन सिंथेसाइज from this method। अब चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमने क्या लिया है, RC डबल बॉन्ड O OH और NaOH से रिएक्शन कराया, Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ भाई, OH माइनस सबसे पहले अनायन क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस, और यहां से बाहर क्या निकला होगा, H2 भाई, OH माइनस और H प्लस मिलके H2। अब क्या होगा, एक OH माइनस और जाएगा अटैक करने के लिए। अनायन अब क्या करेगा, एसिड बेस तो होगा नहीं, पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड है कि गया, आप बोलोगे गया, क्या बन जाएगा, RC O पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा, OH। क्या आ जाएगा यहां पर, OH। अब बताओ यहां एक O माइनस है कि 2 O माइनस, आप बोलोगे 2 O माइनस है। एक O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देता था। अब बताओ एक O माइनस है कि 2 O माइनस, 2 O माइनस। ये क्या करेगा, कार्बन को भी बाहर निकाल देगा। क्या बनेगा, कार्बन को भी बाहर निकालेगा। तो क्या बन जाएगा यहां से, R माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O, R माइनस निकलेगा तो यहां प्लस प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड, यहां पर O पे माइनस चार्ज और यहां पर OH। ठीक है भाई, मीडियम बेसिक है, NaOH है, तो ये H प्लस को खा जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहां पर NaOH है तो Na प्लस यहां भी होगा सर, और Na प्लस यहां भी होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब ये R माइनस है, मीडियम में H2O है, तो H2O के साथ क्या कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, RH प्लस क्या आ गया, OH माइनस।
फिर से ये OH माइनस जाएगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, फिर OH माइनस आकर अटैक करेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और इस तरह से रिएक्शन चलता जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, RH एल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्ब अनायन, R पे -4 क्या है, कार्ब अनायन। कार्ब अनायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। यहां पर इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बन आयन। एल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिला, कार्बन आयन एज इंटरमीडिएट बना। अब सुनना सर, ये -4 है, O पे यहां भी माइनस है, माइनस माइनस रिपल्सन, जाना चाहेगा क्या, नहीं सर, रिएक्शन नहीं होना चाहेगा, ये जाके अटैक कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा है। होना नहीं चाह रहा है, फिर भी यही रिएक्शन बचा है, यही हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन। R- कार्बन पे -4 अनस्टेबल होता है, तभी तो O- का H- और R- को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकालता है, इसलिए ये भी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। अब सुनना, यहां NO2CO3 जो बना है, सोडियम कार्बोनेट जो बना, वो मीडियम में सॉल्युबल था, और सॉल्युबल था तो रिएक्शन कहां चला जा रहा था, पीछे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करा लिया जाए कि ये सॉल्युबल जो है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में आ जाए, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, मतलब ये रिएक्शन में पीछे नहीं जाए, ये सॉल्युबल नहीं रहे। तो हमने मीडियम में क्या ले रखा था, CaO। क्या ले रखा था, CaO। तो CaO के साथ ही रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया, लाइम बन गया, जो कि सॉलिड होता है, आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको चूना बोलते हैं, जिससे आप कलर करते हैं। तो ये सॉलिड बन गया, अब रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं जाएगा और क्या बन जाएगा, RH एज एल्केन। तो इसके बारे में आपने क्या क्या सीखा कि एल्केन हैज 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ corresponding carboxylic acid, so it is a step down reaction। दूसरा, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। तीसरा पॉइंट, मीथेन को यहां सिंथेसिस किया जा सकता है। और चौथा, यहां से कार्ब अनायन एज इंटरमीडिएट बनता है। जब कार्ब अनायन इंटरमीडिएट बनता है और पूछा जाए कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं, COH निकालो, R पे -4 बनाओ, जो -4 ज्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये रिएक्शन क्या हो रहा है, सबसे पहले एसिड बेस, फिर यहां पर OH- कार्बोक्सिलेट पे अटैक किया, R- यहां से बाहर निकला, R- इंटरमीडिएट और सोडियम तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट बना एज ए बाई प्रोडक्ट, जो कि सॉल्युबल था, रिएक्शन पीछे जा सकता था, इसलिए CaO हमने यूज किया, क्योंकि यहां पर प्रेसिपिटेट बन जाए, रिएक्शन पीछे की तरफ न जाए, यहां सॉलिड बन गया। अब ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा है इधर की तरफ, तो रिएक्शन पीछे जा नहीं रहा है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहा है। R- इंटरमीडिएट बना, ये R-H+ रिएक्शन करके RH एल्केन बना लिया। तो जो यहां पर याद करने की बात है, समझने की बात है कि एक इंटरमीडिएट कार्बन आयन बना है और कैल्शियम ऑक्साइड CaO का यूज हुआ है रिएक्शन को रिवर्स में न जाने देने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दे रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे कन्वर्ट हुआ तो यहां पर क्या बन जाएगा, Na2O। यहां भाई 2 सोडियम है ना, तो Na2O बन जाएगा, Na2 और यहां पर O, और CO3 और Ca मिलकर CaCO3। अब ये प्रेसिपिटेट बन गया तो रिएक्शन पीछे नहीं जाएगा। 2 पॉइंट, कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर क्या काम कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले आने का काम कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड लाने का काम कर रहा है। और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन। अब आप बोलोगे सर रिएक्शन को फॉरवर्ड लाने का क्यों काम कर रहा है, तो आपने ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब ये जैसे ही सॉलिड बन गया, सॉलिड बन के ये बाहर जाता जा रहा है, तो ये कम हो रहा है मीडियम में। जब ये मीडियम में कम हो रहा है तो रिएक्शन, ली चैटेलियर क्या बोल रहा है कि इसको और बनाओ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड आ रहा है। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ correct order of reactivity of following carboxylic acid towards soda lime reaction and compare reactivity towards soda lime reaction। सब में रिएक्टिविटी ही देखना है, और रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनाओ, जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसका
रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो भाई COH को हटाओ, COH को हटाओ, COH को हटाओ, कार्बन आयन बनाओ, कार्बन आयन बनाओ, कार्बन आयन बनाओ। अब ये है ही नहीं, तो इसका इंटरमीडिएट क्या बना? माइनस चार्ज। इसका इंटरमीडिएट क्या बना? माइनस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड था। इसका इंटरमीडिएट क्या बना? माइनस चार्ज, यहां ट्रिपल बॉन्ड था। सर कोई रेजोनेंस नहीं कर, कोई भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अब देखो, ये अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, डबल बॉन्ड का माइनस आई, ट्रिपल बॉन्ड का और ज्यादा माइनस आई। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा, और इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। GOC1 में मैंने पढ़ाया था। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इंटरमीडिएट ये स्टेबल बना, रिएक्शन फास्ट होगा। इससे ज्यादा ये है और सबसे कम ये है। मतलब रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? थर्ड होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। करना कुछ नहीं है, COH हटाओ, माइनस चार्ज बनाओ, जो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल, उस कोरोस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो यहां भी क्या करना है? COH को हटाओ, माइनस चार्ज बनाओ। अब बताओ, वो CH3 का क्या लगेगा? प्लस M इफेक्ट। CH3 का क्या लगेगा? प्लस I। गलत हो जाएगा यहीं पे बेटा। भाई ये माइनस चार्ज तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, और जब रेजोनेंस ही नहीं कर रहा तो इसका प्लस M माइनस M देखेंगे क्या? नहीं, अब इंडक्टिव देखा जाएगा। तो CH3 का क्या लग रहा है? प्लस I, ओ CH3 का माइनस I। अरे भाई माइनस चार्ज यहां रहता तब न रेजोनेंस करता, तो इसका प्लस M देखते। अब तो यहां माइनस चार्ज ये निकला, तो ये माइनस चार्ज तो रेजोनेंस ही नहीं करता बेंजीन के ऊपर का माइनस चार्ज। तो अब इसका क्या लगेगा? माइनस I, इसका प्लस I। प्लस I से माइनस चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब इसकी रिएक्टिविटी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा। और यही अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दे, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसे कर दे, तो ये COH निकला, यहाँ माइनस चार्ज, COH निकला, यहाँ माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होगा, प्लस M इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट। ये प्लस M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया तो ये अनस्टेबल हुआ, ये कम इलेक्ट्रॉन दिया तो कम अनस्टेबल हुआ। मतलब ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, तो ये ज्यादा रिएक्टिव। तो ये समझना जरूरी था। तो अगर सोडा लाइम रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो करना क्या है? COH को बाहर निकालो, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनाओ। जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो कोरोस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा। बस इतनी सी बात है। इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि RH एल्केन बनता था, CO2 निकल रहा था बाहर। मतलब कार्बन कार्बन नया बॉन्ड नहीं बनता। नोट करिए। तो बच्चों सोडा लाइम रिएक्शन में आपने क्या देखा? कुछ नहीं सर, CO2 हटा देना है और कोरोस्पॉन्डिंग एल्केन बना देना है। जैसे आपसे पूछा जाए RC डबल बॉन्ड O OH और NaOH CaO हीट किया गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां से इसे हटा दो, क्या बन जाएगा? RH। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? R माइनस कार्बन आयन। और इसी रिएक्शन में NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा यहां पर? RR। यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? R रेडिकल। यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? R माइनस अनायन। तो ये देखो मैंने एक जगह दोनों चीज कर दिया। अब कुछ कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या पढ़ा कि यहां पर RC डबल बॉन्ड O OH है, NaOH और CaO के साथ हीट किया गया, तो सबसे पहले क्या बना? R माइनस इंटरमीडिएट बना, और ये फिर जो H2O बना था उसके साथ रिएक्शन किया था, मैकेनिज्म देखना, और क्या बन जाएगा? RH। सर कोई कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड नहीं बना। अच्छा मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए, RC डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OH, और इसको NaOH के साथ हीट किया जाए, तो यहां से CO2 निकलेगा, यहां पर माइनस चार्ज बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH2 पे माइनस चार्ज आए, और फिर से ये H2O से रिएक्शन कर लेगा बने हुए H2O से,
तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब मेरी बात को सुनिएगा सर, यहां पर बनने वाला माइनस चार्ज इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होने लगा। यहां पर बनने वाला माइनस चार्ज बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है। इस रीजन से बिना NaOH और CaO लिए हुए ही ये रिएक्शन हो जाता है। देखो यहां पर NaOH CaO मैंने नहीं लिखा, समझाते समय बोला था क्या NaOH CaO ले, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन बिना NaOH और CaO के ही होता है। क्यों? क्योंकि बनने वाला अनायन इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल है, तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि NaOH और CaO लिया जाए। ये क्या है? देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ये अल्फा पोजीशन है, ये क्या है? बीटा पोजीशन। तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा पे कीटो है, बीटा कीटो एसिड। क्या है? बीटा कीटो एसिड। अब दूसरी चीज देखो, जैसे मान लो कि यहां पर C डबल बॉन्ड O OH है, यहां पर CH2 है, C डबल बॉन्ड O OH है। अगर इसे हीट कर दे तो क्या होगा? यहां से भी CO2 निकलेगा, ये बनने वाला इंटरमीडिएट माइनस सिंगल डबल क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा डाई एसिड। इसको भी हीट करेंगे तो क्या होगा? CO2 निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? OH, C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 आ गया, CO2 यहां से बाहर निकला। तो यहां पर NaOH लेने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अब यहां से डिकार्बोक्सिलेशन कराना होगा। अब ये बीटा डाई एसिड या बीटा कीटो एसिड नहीं है, तो यहां पर NaOH CaO लेके हीट करना होगा। मतलब ये है कि बीटा कीटो एसिड और बीटा डाई एसिड बिना NaOH CaO के, बिना सोडा लाइम के ही डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दे देता है। इसमें NaOH और CaO की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या लिखेंगे? बीटा कीटो एसिड एंड बीटा डाई एसिड गिव्स डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। gives decarboxylation reaction. Only on heating. Without use of सोडा लाइम, बिना सोडा लाइम के ही, विदाउट यूज ऑफ सोडा लाइम। तो ये याद रखना है कि बीटा डाई एसिड या बीटा कीटो एसिड बिना ही NaOH CaO के केवल हीट कर देने पे क्या दे देता है? डिकार्बोक्सिलेशन। अब यहां से डिकार्बोक्सिलेशन कराना होगा, तो अब ये बीटा डाई एसिड नहीं है, बीटा कीटो एसिड नहीं है, तो अब यहां पर NaOH CaO के साथ हीट कराएंगे तो CH4 मिल जाएगा, CO2 यहां से निकलेगा, CH4 एज अ प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब आगे क्या होगा? आगे एल्केन बनाने का और मेथड देखते हैं। देखो जैसे RC डबल बॉन्ड OOH है, RC डबल बॉन्ड OH है, RC डबल बॉन्ड OR है, RCH2OH है, ये सब क्या है? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो रेड फास्फोरस HI जो होता है, रेड फास्फोरस प्लस HI और इसके साथ हीट कर दिया। यहां भी क्या लिया? रेड फास्फोरस प्लस HI और हीट कर दिया। रेड फास्फोरस प्लस HI और हीट कर दिया। और यहां पर भी क्या लिया? रेड फास्फोरस प्लस HI और हीट कर दिया। पूछा गया कि इन सभी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो एक चीज समझ लो कि रेड फास्फोरस और HI जो होता है ऑक्सीजन का दुश्मन होता है। ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है,
मतलब ये ऑक्सीजन ये सब बाहर निकल जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या बन जाएगा R3H3। यहां पर भी क्या बन जाएगा R3H3। यहां पर क्या बन जाएगा RCH2CH3। यहां पर भी क्या बन जाएगा RCH3। देखो ऑक्सीजन को निकालेगा H आएगा, ऑक्सीजन निकलेगा और उतने ही वैलेंसी में H आ जाएगा। तो रेड फास्फोरस HI जो होता है ऑक्सीजन का दुश्मन होता है। अब बात आती है कि कितने HI यहां पर कंज्यूम होंगे। तो देखो जितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना बेटा, उसका डबल HI यूज होगा। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है 1 2 3, तो यहां पर 6 HI लगेगा। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो 4 HI लगेगा। जितने कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड हैं उसका डबल कर दो, 2 बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन में तो कितना लगेगा 4 HI। यहां पर एक ही बॉन्ड है तो क्या लगेगा 2 HI। समझ में आया। तो जितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेंगे उसके डबल HI कंज्यूम होंगे। तो क्या लिखेंगे इन दिस रिएक्शन या इन दिस कन्वर्जन for 1 carbon oxygen bond, 2 HI molecules are consumed। एक कार्बन ऑक्सीजन के लिए कितने HI मॉलिक्यूल एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड के लिए यहां 2 यहां 2 और यहां 2। तो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए कितने HI कंज्यूम होंगे 2 HI कंज्यूम होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी इस रिएक्शन की। तो रेड फास्फोरस HI क्या करता है कार्बोक्सिलिक जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। याद रहे एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए 2 HI कंज्यूम होंगे इस रिएक्शन में, और जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और यहां पर H आएगा, यहां H आएगा, यहां H आएगा, ये टूटेगा यहां H आएगा, यहां H, तो RCH3 इसमें यहां H, यहां H, यहां H, RCH3 इस तरह से प्रोडक्ट बनते गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी। दूसरी चीज क्लेमेंसन रिडक्शन। ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या लेते हैं ZnHgHCl। इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे दिस इज स्पेसिफिक फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। किसके लिए होता है अल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है। मतलब जैसे RC डबल बॉन्ड O H है, ZnHgHCl से जिंक अमलगम और HCl से रिएक्शन कराया गया तो क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड O R है, ZnHgHCl से रिएक्शन कराया जाएगा तो RCH2R एल्केन बन जाएगा। तो ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। सर रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अल्डिहाइड कीटोन में ZnHgHCl डाल देंगे तब भी क्या बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्केन। मतलब अल्डिहाइड कीटोन को दिस स्पेसिफिक फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन है ना। अल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एल्केन इन क्लेमेंसन रिडक्शन। चाहे तो लिख सकते हैं aldehyde and ketone is converted into corresponding alkane। किस चीज में corresponding alkane। तो आप पहले इसे नोट कर लें
फिर इसको और क्वेश्चन हम लेके करते हैं, इसके कुछ बेसिक चीजों को बताते हैं। जैसे यहाँ पर HCl है तो मीडियम कैसा है, एसिडिक है। इस एसिडिक मीडियम होने की वजह से क्या क्या होगा रिएक्शन में, इन सारी चीजों को वही हम लोग देखते हैं। पहले आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने क्या देखा कि आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया R3 डबल बॉन्ड OR और इसका रिएक्शन ZnHgHCl से कराया, तो क्या बन जाएगा RCH2R। ठीक है, ZnHg जिंक अमलगम, Hg जहां पर आता है उसे क्या बोलते हैं, अमलगम। तो जिंक अमलगम और HCl से रिएक्शन कराया गया तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, यहां से O निकल जाएगा। अब देखो यहां पर मीडियम कैसा है, एसिडिक। मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो क्या लिखेंगे, द मीडियम ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन इज एसिडिक। मीडियम कैसा है क्लेमेंसन रिडक्शन का, एसिडिक है। अब एसिड है तो अगर इसमें कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। तो क्या लिखेंगे, सो इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट then reaction is disturbed। होगा क्या समझना, जैसे मान लो कि यहां पर कीटोन है और यहां पर दे दिया गया है OCH3। अब समझना बेटा, तो इस पे हमने रिएक्शन कराया ZnHgHCl, क्या होगा रिएक्शन हमें यह देखना है। सर तो डबल बॉन्ड O कीटोन को हटाएगा, और यहां पर अब OCH3 नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो हट गया, HCl के पास H+ है, O के पास लोन पेयर है, लोन पेयर से रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, OCH3 के साथ यहां पर H+ आ गया और O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, ये यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा तो यहां प्लस चार्ज आएगा और इस प्लस पे कौन जाएगा, Cl- जाकर अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये तो डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाता है तो एल्केन बन गया। लेकिन मीडियम एसिडिक था और O के पास यहाँ लोन पेयर था, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन हुआ H+ से, यहाँ OCH3+ बना, ये OCH3+ बाहर निकला तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रॉन, और इस प्लस चार्ज पे Cl- आ गया, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, इस Cl। हमें बनाना ये था, यहाँ OCH3 लाना था, मीडियम एसिडिक होने के कारण रिएक्शन डिस्टर्ब होकर यहाँ पर क्या आ गया, Cl। क्या आ गया, Cl। तो अब इस चीज को कैसे सर ड्रॉबैक को खत्म किया जाए, तो इसको समझना। दूसरा रिएक्शन आया जिसका नाम है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये भी एल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है, स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसका रिएक्शन कराते हैं NH2 एंड KOH। NH2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, KOH एंड हीट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन RCH2R, और यहां पर N2 एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। अब सुनिएगा मेरी बात, सर इसका मीडियम कैसा है, बेसिक, इसका मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो क्या लिखेंगे यहां पर, मीडियम ऑफ द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, वोल्फ-किर्चनर। मीडियम इज बेसिक, KOH है तो बेसिक हुआ ना। सो इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप is present,
देन मीडियम, देन रिएक्शन डिस्टर्ब। क्या होगा? अगर यहां पर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप आ गया, जैसे मान लो यहां पर Cl है भाई, NH2 KOH और यहां पर हीट है, तो इसका काम क्या है? अल्डिहाइड कीटोन के डबल बॉन्ड O को हटा के वहां पर हाइड्रोजन ला देना, तो यहां पर तो एल्केन बन गया। और यहां पर जो Cl था वो Cl नहीं रहेगा, क्योंकि मीडियम बेसिक है, KOH है, OH माइनस होगा, K प्लस OH माइनस, और ये OH माइनस क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और ये क्या बन जाएगा? यहां पर अल्कोहल बन गया। तो हमें हाइड्रोजन को रखना था, तो ये रिएक्शन हम नहीं करा सकते। और यहां पर अगर OCH3 को रखना है तो ZnHgHCl वाला रिएक्शन नहीं करा सकते। भाई ये तो बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है ना, इसके पास लोन पेयर है, बेस आएगा क्या? नहीं आएगा। और ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। तो अगर हमें यहां पर Cl रिटेन रखना है, मतलब चाहते हैं कि यहां Cl रहे, ये Cl यहीं पर ऐसे रहे, तो हमें कौन सा रिएजेंट लेना होगा? ZnHgHCl। और हम यहां चाहते हैं कि नहीं, यहां OCH3 रहे, तो कौन सा रिएजेंट लेना होगा? NH2NH2KOH। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया, दोनों अल्डिहाइड कीटोन के लिए है, दोनों अल्डिहाइड कीटोन के एल्केन को कन्वर्ट करता है, लेकिन एक का मीडियम एसिडिक है, तो यहां एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, लोन पेयर कंटेनिंग, यहां पर बेस है, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप एसिड को सेंस कर जाएगा और रिएक्शन में ये पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वो रिएजेंट लेंगे। और ये चूंकि बेस सेंसिटिव ग्रुप है, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OH माइनस से बाहर निकाल देगा। इसलिए हम क्या चाहेंगे कि अगर Cl को रखना है तो यहां पर NH2NH2KOH नहीं ले, यहां पर ZnHgHCl ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहा तो हम लोग ये रिएजेंट नहीं यूज करेंगे, बेस सेंसिटिव ग्रुप रहा तो ये रिएजेंट यूज नहीं करेंगे। आप लोग सर कैसे पता चलेगा कि ग्रुप एसिड सेंसिटिव है कि बेस सेंसिटिव? तो देखो ना, H2OH जैसा ग्रुप रहे, CH3OH जैसा ग्रुप रहे, तो वो क्या है? वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। बेस सेंसिटिव ग्रुप मतलब Cl है, Br है, I। समझ में आया? तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे रिएक्शन के, दोनों आपस में एक दूसरे के ये ड्रॉबैक को खत्म करते हैं। तो आप इसे नोट करेंगे। दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन है ZnHgHCl, ये ऑल्सो यूज फॉर अल्कोहल, अल्कोहल से भी एल्केन बनाता है, तो क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्केन, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन बनाने के लिए, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन बनाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। आप इसे नोट कर लें। फिर मैं क्या करूंगा, इसी कंपाउंड से इसका रिएक्शन करा के बताऊंगा, फिर NH2NH2KOH का रिएक्शन करा के बताऊंगा, फिर इस कंपाउंड पे NH2NH2KOH का रिएक्शन किया गया ही है, ZnHgHCl का रिएक्शन करा के बताऊंगा। आप इसे नोट करो। हाँ बच्चों, तो अब देखते हैं कि दोनों रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। जैसे C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमने OCH3 लिया था। हम चाहते हैं कि एक ग्रुप डिस्टर्ब ना हो, तो ये कैसा ग्रुप है? बेस एसिड सेंसिटिव, O के पास लोन पेयर है, यहां पर कौन आ जाएगा? H+। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रिटेन रहे, तो यहां पर हमें NH2NH2KOH हीट लेना होगा, NH2NH2KOH और हीट। उससे क्या होगा कि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर ZnHgHCl ले लिए तो क्या करेगा? इसे रिड्यूस तो करेगा ही, और इस पे भी रिएक्शन होगा, क्योंकि ये लोन पेयर H+ पे जाकर अटैक करेगा, CH3OH यहां से बाहर निकलेगा। जैसे H2O+ अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो CH3OH भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा यहां पर? ये तो रिड्यूस हो गया सर, और यहां पर जो OCH3 था, यहां पर H+ आ गया, तो यहां पर प्लस चार्ज। सपोज ये H होता तो H2O+ अच्छा लिविंग ग्रुप होता, बाहर निकलता, तो उसी तरह से CH3OH अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा,
और इस पे Cl माइनस जाके अटैक कर जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर Cl आएगा। तो अगर हमें इस OCH3 को डिस्टर्ब नहीं करना है तो ये रिएजेंट लेना होगा, ये लेंगे तो OCH3 डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये डिस्टर्ब हुआ एसिडिक मीडियम में। सिमिलरली अगर हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है, ये हो गया यहां पर Cl, और हम चाहते हैं कि ये Cl डिस्टर्ब ना हो। मान लो कि NH2KOH और हीट से हमने रिएक्शन कराया, यहां पर किस चीज से रिएक्शन कराया, NH2KOH और यहां पर हीट कर दिया, तो OH माइनस क्या करेगा, Cl माइनस को बाहर निकाल देगा, ये तो रिड्यूस होगा ही, साथ में OH माइनस Cl को बाहर निकाल दिया तो यहां Cl आ गया, OH आ गया, क्या आ गया, OH आ गया। हम चाहते हैं कि Cl रहे, तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, ZnHgHCl, क्या लेना होगा, ZnHgHCl। तो Cl को Cl बाहर नहीं निकाल पाएगा, आराम से यहां पर Cl एज इट इज रिटेन्ड रहेगा, और ये डबल बॉन्ड हो तो रिड्यूस हो गया। तो इन दोनों रिएक्शन को देखो कितना इंपॉर्टेंस है, एक में मीडियम एसिडिक है, एक में मीडियम बेसिक है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, हम उसे रिटेन रखना चाहते हैं तो हमें इससे रिएक्शन कराना होगा, CH3OH जैसा का तैसा। बेस सेंसिटिव ग्रुप है, Cl को रिटेन रखना चाहते हैं, एसिड वाले मीडियम का रिएक्शन करा दिया। तो ये रिएक्शन एक दूसरे के ड्रॉबैक को कंपनसेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये था वोल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन, आप इसे नोट कर लें, ये रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन हमने पढ़ा है, कौन कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस तो लास्ट डे पढ़ चुके थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने जो रिएक्शन पढ़ा, जैसे सोडा लाइम रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, रेड फास्फोरस HI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किश्नर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आए तो हमें आप मैसेज करें। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, थैंक यू।